ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्च मंथ के एडिटोरियल का है और इसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल में, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप दो है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश विद रश्मि, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दोनों में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो थर्ड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन है जो रिपोर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि फरवरी 2025 में चाइना का अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी मिला था जापान के आइलैंड में। तो इसी की वजह से इसका यूज मिलिट्री सेंस में बहुत ज्यादा हो रहा है और ये बहुत थ्रेटनिंग है। इसी की वजह से रिपोर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यूएवी एरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, क्रॉप स्प्रेइंग, इसके लिए यूज होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए यूज हो सकता है। मगर मिलिट्री सेंस में रिकनेसेंस के लिए यूज हो सकता है, सर्वेलेंस के लिए, और या टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए। अब जब यूएवी पूरा मिलिट्री ऑपरेशन से इंटीग्रेट हो गया तो इंडियन मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी वैसे ही इवॉल्व होनी चाहिए। और सिंस ये इतना ज्यादा यूएवी यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ह्यूमन रिस्क नहीं है, क्योंकि अनमैन्ड होता है, इसमें कोई पायलट की जरूरत नहीं है। ये बैटलफील्ड में बहुत टाइम तक रह सकता है। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जैसे एयरबेस, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, पायलट सपोर्ट, सब कुछ इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान यूज करता है अगेंस्ट इंडिया, मगर इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, वो साफ साफ डिनाई करता है। तो इंडिया को काउंटर ड्रोन मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, जैसे अपना इंद्रजाल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैमिंग, हैकिंग, ईगल ट्रेनिंग को एक्सपैंड करना चाहिए, और सपोर्ट ड्रोन स्टार्टअप्स को भी स्टैब्लिश करना चाहिए। पॉलिसिंग डिजिटल जाइंट, फेयर डिजिटल मार्केट्स रिक्वायर लिमिट्स ऑन बिग टेक कंट्रोल। तो जो बिग टेक जाइंट्स है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, गूगल, तो इनको ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि फेयर डिजिटल मार्केट्स हो, यानी मार्केटिंग जो होती है ना वो भी फेयर हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर 18 2024 में सीसीआई ने मेटा को, मेटा क्या है? ये मेटा पूरा इकोसिस्टम है जिसके अंदर पेरेंट कंपनी एक्चुअली, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टा, थ्रेड्स, ये सब सारे आते हैं। तो मेटा को फाइन किया गया इतना करोड़, और उनको बताया गया कि भाई आप कुछ चेंजेस लेकर आइए। क्यों इतना फाइन किया गया? क्योंकि मेटा ने फोर्स किया यूजर को कि अपना फेसबुक को व्हाट्सएप अकाउंट से जोड़े, ताकि कुछ फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो फीचर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो फेसबुक एंड व्हाट्सएप को जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूजर्स जो नहीं करना चाहते हैं लिंक फेसबुक और व्हाट्सएप को, उनको भी करना पड़ रहा है। तो उनके फ्रीडम, वो यूजर्स अपने फ्रीडम को लूज कर दिए। और फिर उसके बाद मेटा फेसबुक के पावर को यूज करता है और फेसबुक को प्रमोट करता है अपने दूसरे ऐप में। यानी व्हाट्सएप को एक तरीके से वो एडवर्टीजमेंट वाला टाइप का एजेंसी बना देता है, जिसमें फेसबुक का भी एड प्रमोट हो रहा है, मतलब फेसबुक प्रमोट हो रहा है उसमें। तो इसकी वजह से जो स्मॉलर कंपनीज है, वो ये जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स है उनसे compete नहीं कर पाती है। और जो मेटा है वो बहुत यूजर डेटा उनके पास बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो एल्गोरिथम, टारगेटेड एड्स, ये सब पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसकी वजह से यूजर्स जो है एकदम बंद जाते हैं उस ऐप से। तो बाकी जो कंपटीशन, जो छोटे छोटे कंपनीज है, वो इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार मेटा को ऐसा फाइन किया गया है, गूगल को भी फाइन किया गया था 2022 में। फिर यूएस में भी मेटा इज फेसिंग लीगल एक्शंस, गूगल को भी सू किया गया था। और 2019 में, जिस पे तो क्वेश्चन आया भी हुआ है, आप अगर 2019 का पेपर देखेंगे तो रिपोर्ट क्वेश्चन आया था, अ केस वाज अगेंस्ट फेसबुक इन जर्मनी। तो अथॉरिटीज फाउंड दैट मेटा ब्रोक द रूल बाय कलेक्टिंग यूजर्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विदाउट क्लियर परमिशन।
तो ये ईयू कंपटीशन लॉ को वॉयलेट किया है, डेटा प्राइवेसी रूल है उसको भी वॉयलेट किया है। गूगल को भी फाइन किया गया है यूरोप में, यूएस में भी फाइन किया गया है, यूरोप में भी फाइन किया गया। माइक्रोसॉफ्ट भी फेस एंटी ट्रस्ट एक्शन। तो जितने भी टेक जायंट्स हैं ना, उन लोगों को स्यू किया गया है। अब इंडिया का हम देखते हैं, इंडिया का लीगल प्रोसेस कैसा है उस टेक जायंट को हैंडल करने के लिए। तो इंडिया कंपटीशन एक्ट 2002, वो जो कुछ डील नहीं करता इस चीज पर, डेटा के ऊपर कुछ भी डील नहीं करता है। बेसिकली ये प्राइस कंट्रोल है, ये सब पे डील करता है, मगर डिजिटल मार्केट में उसका जो लॉज है वो बहुत कम है। तो इस गैप को फिक्स करने के लिए लॉ को अपडेट करना चाहिए, डेटा मोनोपोलीज यूज करना चाहिए, आई मीन इंक्लूड करना चाहिए। ये मार्केट पार्ट, डोमिनेंट पोजीशन जो आजकल फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप का है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये सब चीज इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो दुनिया है क्या है, डेटा ड्रिवन डिजिटल वर्ल्ड है। और इंडिया को बाकी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। जैसे बाकी जगह क्या हो रहा है, बिग प्लेटफॉर्म्स को फोर्स किया जा रहा है टू शेयर डेटा और वर्क विद अदर सर्विसेज। सेपरेट डिफरेंट सर्विसेज होना चाहिए। अब जैसे मेटा का है, व्हाट्सएप है तो उसका अलग सर्विस होना चाहिए, इंस्टा है उसका अलग होना चाहिए, फेसबुक है उसका अलग होना चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को लिंक कर रहे हैं, यूजर्स को बोल रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप को लिंक करो तभी और फीचर्स उनको मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और डीपीडीपी जो है उसमें, डीपीडीपी को कंपटीशन लॉ को सपोर्ट करना चाहिए। और मगर अभी जो है दोनों डीपीडीपी और कंपटीशन कमीशन लॉ, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको दिक्कत होगी। जहां पे प्राइवेसी और कंपटीशन दोनों की बात होगी तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और इंटीग्रेट होके काम करना चाहिए। और इंडिया ईयू से लर्न कर सकता है, उनका अपना डीएमए जीडीपीआर है टू कंट्रोल डेटा मिसयूज अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से अगर इंडिया भी रेप्लिकेट करे तो अच्छा रहेगा उनके डिजिटल ग्रोथ के लिए। तो इंडिया को अपने रूल्स को अपडेट करना चाहिए, कंपटीशन लॉ, डीपीडीपी को अपडेट करना चाहिए टू कैच अप, बट ऑल्सो बी रेडी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो ये टेक जैक सॉरी टेक जायंट्स पर था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आईआर पे क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन पे। अ ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी विल स्ट्रेंथन इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था शुरुआत में, रीजनल इन्फ्लुएंस, वो बहुत जबरदस्त था। क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, मालदीव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, फिर श्रीलंका में 2009 में भी बहुत बड़ा बड़ा रोल प्ले किया था इन द डिफीट ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। मगर अभी हम देख रहे हैं कि जो इसराइल गाजा में हुआ, रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ, उसमें इंडिया बहुत अच्छे से स्टैंड नहीं ले पाया। और दोनों कंट्री में एक अ, होता है ना कि दोनों कम्स ऑन बोर्ड और एक साथ नेगोशिएट करे, तो वो इंडिया नहीं कर पाया। अब देखिए, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो परमानेंट मेंबरशिप चाहता है यूएनएससी से। तो उसको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, वो बाय स्टैंडर बन के नहीं रह सकता है। और ऐसी स्थिति में जब यूएस बहुत बहुत सारे इंटरनेशनल रेजीम से विड्रॉ कर चुका है, अगर आप देखोगे यूएस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से जो उसका कमिटमेंट था उससे वो रिड्यूस कर चुका है, विड्रॉ कर सकता है इंटरनेशनल रेजीम से। जितना बायलैटरल डील्स था उसको वो प्रेफर करता है, ओके, ओवर ग्लोबल कोऑपरेशन। तो वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है यूएसए। और डब्ल्यूटीओ, यूएन, डब्ल्यूएचओ, उसमें क्या फंड्स है ना, उसको कट डाउन कर दिया है। जो यूएस फंड्स देता था वो कट डाउन कर दिया। बेसिकली यूएस कह रहा है कि हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लेकर रखा हुआ है। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया से उसका क्लोजर अलाइनमेंट हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंसेस थे कि यूएस एंड यूरोप, वो वीकन हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहिए। और
यूएस और क्या कर रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर को डोमिनेट कर रहा है थ्रू इकोनॉमिक कोअर्शन, टैरिफ से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, हाई टैरिफ इम्पोज कर रहा है, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ओके, तो इसकी वजह से इंडिया को अपना जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसके अच्छा खासा मौका मिल रहा है एक्सपैंड करने का। और अगर हम पहले देखें तो अभी अभी अगर हम देखें तो ट्रम्प की वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ट्रम्प के पहले इंडिया को बहुत सारे ऐसे की डिस्कशंस हैं जिसमें उनको उनको लीव आउट कर दिया गया था। जैसे ट्रोइका प्लस टॉक्स जो अफगानिस्तान में हुआ था, इंडिया को बुलाया ही नहीं गया, जबकि इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान में। फिर उसके बाद 2023 में बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टेंशन था, तो उसमें भी इंडिया को नहीं बुलाया गया था, जबकि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है रीजनल मैटर में। मगर अब ये सारी चीजें नहीं है और इंडिया को अपना स्टैंड को एक्सपैंड करना चाहिए। अब इंडिया का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ताकि उनका जो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी जिससे इंडिया ग्लोबल स्टैंडिंग स्ट्रेंथन हो। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी सेल्फ रिलायंस की, और रीजनल ग्रुपिंग्स है उसमें उनको अपना पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। सिंस यूएस से, यूरोप से भी एक्चुअली में विड्रॉ कर रहा है, ओके, तो यूरोप से अपना टाइज को डीपन करे, एशियन से, ग्लोबल साउथ से। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को किस तरह से रिफॉर्म किया जाएगा? अब जब यूएस विड्रॉ कर रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, तो रिफॉर्म कैसे किया जाएगा? तो उसमें इंडिया ना कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ट्रस्टेड पार्टनर से सप्लाई चेन, प्रमोट रेजिलियंट सप्लाई चेन विद ट्रस्टेड पार्टनर्स टू रिड्यूस चाइना डिपेंडेंस, चाइना में जो डिपेंडेंस उसको खत्म करना। बूस्ट डिजिटल एंड डिफेंस डिप्लोमेसी टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन टेक एंड सिक्योरिटी। Platforms like G20, SEO, breaks to advance inclusive global governance, or turn trade protectionism into opportunity by scaling up local manufacturing exports. ओके, तो ये सारी स्ट्रैटेजी इंडिया को फॉलो करनी चाहिए। ये है डिफरेंट सिविल कोड्स अक्रॉस स्टेट्स अंडरमाइन द वेरी आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, उत्तराखंड में अपना सिविल कोड है, गोवा में तो बहुत पहले से अपना सिविल कोड है। यहाँ पर बीजेपी पुश कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी ऐसा सिविल कोड जो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, फॉलो हो। मगर जब हर स्टेट, अभी तो खैर उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट किया है, मगर अगर हर स्टेट अपना सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर देगा, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अपना एक ऑब्जेक्टिव है वो तो अंडरमाइन हो जाएगा, वो तो कहीं नहीं रहेगा। तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेट का सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो पहला लीगल यूनिफॉर्मिटी एंड फेडरल डाइवर्सिटी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता है पर्सनल लॉ में, मगर स्टेट वाइज अगर होगा तो फिर तो कंटेंट, डेफिनेशन, स्कोप सब में इनकंसिस्टेंसीज होगा अक्रॉस स्टेट, तो वो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहा? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर्सनल लॉ जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। ओके, तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर प्रैक्टिकल कंफ्यूजन होगा। अब सिटीजन जो है डिफरेंट स्टेट्स में मूव करते हैं, तो जिसमें डिफरेंट पर्सनल लॉज होगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। जुडिशियल चैलेंज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल जस्टिस कुड लीड टू लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस इन कोर्ट। फिर सोशल टेंशन, पॉलिटिकल टेंशन होगा। डिफरेंट स्टेट्स पुशिंग देयर वर्जन may reflect regional cultural ideological divides, complicating the national consensus needed for central UCC। तो स्टूडेंट्स, ये है मार्च का क्वेश्चन जो हमने लिया था एडिटोरियल से, हिंदू एडिटोरियल से, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।